दो बड़े मुल्कों के सरबराह मिले, एक बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ। चीन अपना हॉर्मोज पे नहीं लिखना चाहता था, अमेरिका ताइवान पे नहीं लिखना चाहता था, ईरान पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ट्रंप चीन से नाउमीद होकर निकले और उन्होंने यूरोप से बात की कि आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलाते हैं। अब नए हॉर्मोज पे कुछ भी नहीं हो सकता। जब ईरान बंद करना चाहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो फोनों पे रातों से इनकी मिन्नतें करता है दिन, इनको आना चाहिए यहाँ। उन्होंने तलवार चला दी है। बाकी सब इसराइल को कंडेम करना चाहते हैं, यूएई और इंडिया नहीं चाहते। वो दोनों इसराइल के लैम्ब है। डोनाल्ड ट्रंप को इशारा दे रहे हैं कि अब दोबारा कोई लड़ाई करनी पड़ेगी ईरान के साथ। अमेरिका और ईरान को कौन सी मुश्किल ऐसी पड़ी है कि पाकिस्तान की मीडिएशन में आ नहीं रहे। अमेरिका ईरान पर कितने दिन की बमबारी करेगा? 1 वीक से 10 डेज की होगी। ट्रंप फंस गया है, लड़ता है तो मरता है, नहीं लड़ता तो मरता है। सऊदी अरेबिया और ईरान अगर नॉन एग्रेशन पैक्ट कर रहे हैं तो जो उन दोनों का हाथ मिलवा रहा है वो तो आपका मुल्क ही है ना। ईरान इंडिया की तारीफें करता है, थक नहीं रहा। हम खून दे जा रहे हैं उनके लिए और इंडिया से मोहब्बत है। मुझे भी नहीं समझ आई। हमने तो JF-17 का एक स्क्वाड्रन सऊदी अरब में प्लेस किया है, कोई 15,000 फौजी सऊदी अरब में प्लेस किए हैं। इंडिया भी अपना कोई एक स्क्वाड्रन UAE में प्लेस करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों की गैर हाजिरी के बाद इमरान अली साहब को हमने दोबारा पकड़ लिया है और वो हमारे काबू में हैं, गिरफ्त में हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। माय ऑनर सर। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब, वालेकुम सलाम। इतनी दो बड़े मुल्कों के सरबराह मिले, चीन का और अमेरिका का, मुश्तरका एलामिया ही नहीं आया। नो जॉइंट कम्युनिक, एक बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ। जॉइंट कम्युनिके में ऐसी चीजें थी नहीं जिसको दोनों खुशी से बताते हैं। जॉइंट अंदर बहुत चीजों में जॉइंटनेस थी, लेकिन वो उन दोनों को लिखना नहीं चाहते थे। चीन अपना हॉर्मोज पे नहीं लिखना चाहता था लैंग्वेज, हम्म अमेरिका ताइवान पे नहीं लिखना चाहता था। हम्म तो वाकई आप सही कह रहे हैं। उस सारी बाहमी करमजोशी के साथ साथ डिफरेंसेस काफी थे। 2 डिफरेंट इलामे आए हैं, लोगों ने ये मिस कर दिया। बिल्कुल नहीं, अगर आप बीजिंग का एलामिया पढ़ें तो उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस का बिल्कुल जिक्र नहीं है, ईरान का जिक्र ही नहीं है। ऐसा लगता है चाइना की प्रायोरिटीज में ईरान था ही नहीं। अगर आप व्हाइट हाउस का एलामिया पढ़ें तो उसमें ताइवान का जिक्र ही नहीं है। वो अपनी अपनी बात दोनों ने करके बात खत्म कर दी। ऐसे लगता है उनका पढ़ो तो लगता है उनका झूठा है, उनका पढ़ो तो लगता है उनका झूठा है। नहीं, इससे झूठा नहीं लगता। दोनों में चीजें एब्सेंट है, कॉन्ट्रेरियन नहीं है, लेकिन हम्म चीजें एब्सेंट है। एक में चीज आपने सही फरमाया है, दूसरे में वो नहीं है। एक दूसरे की मुखालफत नहीं की उन्होंने, हम्म लेकिन चीजें गायब हैं दोनों में से। चीजें गायब। तो फिर इसका मतलब है एग्रीमेंट तो ना हुआ। सर, ईरान पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो जो ईरानियों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि चीनी मार लिए, ये कर देंगे, तलवार चला देंगे, कख भी नहीं किया। वो तो ताइवान ताइवान करते रहे। उन्होंने तलवार चला दी है। उन्होंने ईरान के मौकफ की अंदरूनी तौर पे तायीद की है, जिसकी वजह से वो इलामे में नहीं आई। नहीं, मतलब बात यह है कि फिर इत्तेफाक तो ना हुआ। जंग चलती रहेगी, फिर ईरान अमेरिका जंग चलती रहेगी, यहाँ तो कोई चीज क्या नहीं, हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों के चीन ने अमेरिका को ये कहा है कि आप इसको मत चलाएं, आप यहाँ पीस करें। और अब देखना ये पड़ेगा कि क्या दोनों अमेरिका और ईरान पाकिस्तान का रुख करते हैं कि नहीं करते। नहीं, बट देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन में बैठे, उन्होंने फोन किया जर्मन चांसलर को जहाज में से कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलाना है। वो एयरफोर्स वन में बैठे उन्होंने जापान के वजीर आजम को फोन किया, स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलाना है। फ्रांस और इंग्लैंड पहले ही अपने जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलाने के लिए भेजने को तैयार बैठे। तो मुझे तो लगता है ट्रंप कुछ चीन से नाउमीद होकर निकले और उन्होंने यूरोप से बात की कि आए स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलाते हैं। उनको नजर आया कि यूरोप के अलावा तो कोई मेरे साथ चलेगा नहीं, और किस जर्मन चांसलर को वो गालियां निकाल रहे थे, जहाँ जिस जर्मनी से वो फौजें वापस बुला रहे थे, पहला फोन ही जर्मन चांसलर को किया चीन से निकल। हाँ जी, लेकिन आपने देखा चीन में भी उनका रवैया बड़ा मुसालिहाना और अंदर जनरली बहुत बहुत बेहतर था। लेकिन अब वो अपनी नेटो कंट्रीज को और बाकियों को रिवाइव करने का, उनको पता नहीं क्यों, या तो चीन ने कहा होगा। सर, ये जो विजिट है ना, इसका सक्सेस ये है कि दोनों ममालिक, जिनको G2 आप कह लें या बिग टू कह लें, ये कोल्ड वॉर की जगह एक मुनासिब रिलेशनशिप चाहते हैं, जिस जो कोऑपरेटिव वो जो चाइना चाहता है,
और अपने इरिटेंट्स को साइड पे रखें। तो ये इन दोनों ने एक मैसेज ये दिया है कि हम लड़ेंगे नहीं कोल्ड वॉर की तरह। पर आप देखिए ना, टैरिफ 47% कायम है। वो कहते हैं चाइना ने टैरिफ की रिक्वेस्ट ही नहीं की। चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था अमेरिका को पेन देने के लिए, वो बैन कायम है। आप समझे ना। जो और चीजें उनके दरमियान इस वक्त थी, जो चाइनीज मार्केट तक एक्सेस था, एलान मस्क और वो सारे लेके गए थे, एक एग्रीमेंट नहीं हो सका। नहीं नहीं सर, टेक्निकली लेकिन वो उन्होंने काक भी उन्होंने नहीं हुआ। बातें उन्होंने बातें सारी, बोइंग ने जहाजों की बातें की हैं, एनवीडिया ने अपने प्रोसेसर्स की बातें की हैं, वहां लोगों से बातें कर रहे हैं, एप्पल वालों ने फैक्ट्रीज की बात की है। उनका मकसद एलामिया में शामिल होना नहीं था, उन्होंने जो काम करना था वो उन्होंने कर लिया। रेयर अर्थ भी आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगी, ये अब रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे चीजें खुलेंगी। टैरिफ्स का भी आप देखेंगे कोई ना कोई ऐलान होगा, वहां नहीं हुआ, लेकिन ये एक दूसरे के साथ, जिस तरह आप, सॉरी एक बहुत बुरी टर्म है, भाव करना, ये हम्म। एक दूसरे को देख के ये चीजें हम्म। फेवरेबल रिड्यूस करेंगे। आप देखिएगा ये हालात इतने बुरे नहीं होंगे। इसी तरह ब्रिक्स का इजलास हुआ है, उसका भी मुश्तरका एलामिया नहीं आया। उथे भी ब्रिक्स का लड़ाई इजलास तो उथे भी लड़ाई ब्रिक्स हो का गए। ब्रिक्स का इजलास तो आपको बताता है ना, ब्रिक्स की तो लड़ाई चल रही है पिछले इजलास से। ब्रिक्स में यूएई का स्टांस फर्क हो गया बाकियों से। बाकी सब इसराइल को कंडेम करना चाहते हैं, यूएई और इंडिया नहीं चाहते। वो दोनों इसराइल के लैम्ब है, इसराइल की इसराइल की बकरियां बन चुके हैं, इंडिया भी और यूएई भी। तो वो तो वहां क्या, वहां वहां लैंग्वेज ही नहीं इसराइल के खिलाफ यूज करते। वहां पे भी कोई मुश्तरका एलामिया नहीं, ब्रिक्स भी डूब गया। इसे डूबा नहीं है, बहुत बड़े स्ट्रेस में चला गया, अभी डूबा नहीं है। अभी ब्रिक्स तबाह नहीं हुआ, लेकिन तबाही के आसार नजर आ रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने ये कहा है कि ये देखो ये सब कुछ हुआ है, अगर अगले इजलास से पहले यूएई को कोई अकल ना आई तो फिर आगे मुसीबत पड़ेगी। वो कहता है हम साहब भी हम एक जैसे हैं, एक दूसरे का लिहाज करो। बहुत पहले सख्त बोले हैं, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नरम की है। उन्होंने यूएई को कहा देखो इस तरह मत करो। यूएई इस वक्त टेंजेंट पे चला गया है गल्फ में से, और ब्रिक्स भी उसकी वजह से प्रॉब्लम में है। और जनरली जीसीसी भी अब आप देखिएगा मजीद प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम का शिकार होगी। नहीं, पर आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प ने का जो लेटेस्ट बयान है वो ये है कि अब हमें कुछ सफाई करनी पड़ेगी। जो वो इशारा दे रहे हैं कि अब दोबारा कोई लड़ाई करनी पड़ेगी ईरान के साथ। एक लिमिटेड वॉर का चांस हो गया 30%, मेरा अपना ख्याल है कि सिर्फ 30% है। मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों को ये कहा गया है कि न्यूक्लियर इशू को बाद में करो, थोड़ा सा एक दूसरे से बात कर लो। और पाकिस्तान का भी कहा गया होगा, लेकिन थोड़ा सा दुख ये हो रहा है कि एक तो राष्ट्र साहब ने बहुत जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान की मीडिएशन इज नॉट डेड, लेकिन हम्म। साथ उन्होंने कहा मुश्किल में पड़ गई है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका और ईरान को कौन सी मुश्किल ऐसी पड़ी है कि पाकिस्तान की मीडिएशन में आ नहीं रहे। भाई तुम्हारे मसले हल ही उस वक्त होंगे जब तुम पाकिस्तान पहुंचोगे। ये जो तुम इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी कर रहे हो, ईमेलों से, पैकेजेस से, बातों से, प्रेस से सिग्नलिंग कर रहे हो, इस तरह थोड़ी पीस होता है। पीस तो टेबल पे बैठ के होता है। अगर ईमेलों से ही होना होता तो ट्रंप को इतनी दूर से चीन जाने की क्या जरूरत थी। ये दोनों मतलब पागल हो गए हैं। इन नहीं। दोनों को पाकिस्तान की, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, जो फोनों पे रातों से इनकी मिन्नतें करता है दिन, इनको आना चाहिए यहाँ। नहीं इनका पर अब मसला इधर ही हल होगा, नहीं पर अब वरना नहीं देखें, हल होगा इनका। मतलब मुझे नहीं लगता ईरान अब के मुज़ाकरात के मूड में है। वो तो कहते हैं हम जीत गए हैं, वी हैव वन, अब मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, मेरा ख्याल है अगर अमेरिका आएगा तो ईरान इस्तीफा आ जाएगा। एक दफा आएगा, एक राउंड पूरा करेगा, आगे कामयाब हो ना हो वो एक अलग बात है, एक राउंड होगा। अगर अगर वाकई जंग नहीं पूरी चाहते, अगर ईरान खुद जंग नहीं चाहता, जो कि मेरा ख्याल है उसको नहीं चाहनी चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलें, पूरी दुनिया पे रहम करें। ईरान का भी हमने बहुत देख लिया, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से पाकिस्तान का गरीब आदमी भी तबाह हो रहा है।
नहीं, दे पर शुड। एक बड़ा इत्तेहाद बन रहा है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, जिसमें यूरोप आ रहा है अमेरिका के साथ। आपको नहीं लगता कि आप अमेरिका, यूरोप, सारे ये इंडिया शिंडिया यूएई सारे मिल मिला के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने के लिए अब मिलकर एक्शन करेंगे? आपको अगले 10 दिन सर में नहीं इवन करेंगे, मिलके मिलके मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, डिप्लोमेसी होगी कोई। नेवी का एक्शन होगा, मुझे लगता है जंगी बहरी नेवी का भी नहीं जहाज। हो सकता। अपना हॉर्मोज पे कुछ भी नहीं हो सकता। जब ईरान बंद करना चाहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, पर मेरा मतलब ये जो फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने कहा है जहाज भेजने का ऐलान तो किया वो है, तो और अमेरिका के पास भी थे जहाज सर। जहाजों से खुलना होता तो फिर क्या था। लेकिन ये है कि अब एक आलमी लेवल का कंसेंसस होगा। क्या ईरान इंग्लैंड की शिप मार सकेगा? क्या ईरान फ्रांस की शिप मार सकेगा? क्या ईरान जापान का अगर कोई आता है? ये डिपेंड करता है। प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन पीस होना चाहिए। मैं फिर बता दूं आपके इस चैनल से, टॉकिंग इन इंग्लिश, गेट योर एसेस टू इस्लामाबाद। इफ यू डोंट गेट योर एसेस टू इस्लामाबाद, गेट रेडी टू लूज योर सोल्जर्स। नहीं, पर वो समझते हैं ट्रम्प फंस गया है, लड़ता है तो मरता है, नहीं लड़ता तो मरता है। सर ईरान का भी तो लड़ाई से नुकसान होता है ना, ब्लॉकेट वो से ईरान का भी नुकसान हो रहा है। कितने महीने लोगों को भूखा मारेंगे? वो कहते हैं हम तो 47 साल से सैंक्शन में रह रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है सर, फिर इवेंचुअली यहाँ कोई खतरनाक काम होगा। तो आप मानते हैं ना कि अब आज सूरत हाल खतरनाक काम की तरफ जा रही है? अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो खतरनाक काम होगा। वो क्या है खतरनाक काम, वो बताएं ना जरा, खतरनाक काम। खतरनाक काम हो सकता है कि नेवल शिप्स पे अटैक से रेसिप्रोकल अटैक हो, बमबारी की जाए ईरान की। ये हम्म। दोनों है। मैं इससे ज्यादा नहीं समझता अभी दुनिया इतनी इस हद तक एनिमल हुई है कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करें, बेशक टैक्टिकल। लेकिन फिर बॉम्बिंग होगी, सिवियर बॉम्बिंग होगी। ईरान फिर यूएई पे अटैक करेगा, ईरान फिर गल्फ पे अटैक करेगा। दुनिया फिर एक तलातम का शिकार होगी। लेकिन अब की दफा शिप्स पूरी दुनिया की अगर अमेरिका के साथ चले गई, अगर गई तो यूनाइटेड एक्शन में, तो फिर ईरान के लिए भी लम्हा फिक्र है किस किस की शिप पे अटैक करेगा। पूरी दुनिया का दुश्मन बनेगा। तो अब तो लग रहा है कि ट्रम्प चाइना से नाउम्मीद होकर निकला है, और एयरफोर्स वन में बैठते ही उसने यूरोप से बात करनी शुरू कर दी है। उसने वाशिंगटन पहुंचने का इंतजार नहीं किया। मैंने जर्मन चांसलर का ट्वीट देखा है। उसने कहा है कि आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम पोर्टेज फ्रॉम एयरफोर्स वन, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलाने के लिए हम उनको खुलाने के लिए साथ हैं। तो इसका मतलब है हाँ देख। जिस जिस जर्मनी को से वो फौजें वापस निकाल रहा था, जिस जर्मन चांसलर को वो बुरा भला जा कह रहा था बीजिंग जाने से पहले, बीजिंग से उड़ते पहला फोन उसने उस जर्मन चांसलर को किया है। इसलिए कि बीजिंग ने पूरा यूएस स्टांस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप बात करें ईरान से, हम्म। हम नहीं कहेंगे। हम्म। तो जब उन्होंने कहा बात करें ईरान से, तो वाकई ट्रंप को यह ख्याल आया कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज तो चाइना ने खुलवा देनी थी, हम्म। नहीं खुलवाई। हम्म। तो इसका मतलब है कि ईरानियों को भी जो ये ख्याल था कि चीन उसके लिए स्टैंड लेगा और वो अमेरिका से बात करेगा और हमारे लिए बात करेगा, चीन चीन ने उनके लिए ईरान पर बात ही नहीं की अमेरिका के साथ, नहीं सर, एज इट्स अ नॉन इशू। सर नॉन इशू नहीं। लेकिन ये पहले मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, बताया था कि चीन का जो ये तमाम पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे था, ताइवान वर्सेस ईरान। नो, ताइवान इज सेंट्रल टू देयर एग्जिस्टेंस, ईरान इज नॉट सेंट्रल टू देयर एग्जिस्टेंस। ताइवान इज। दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ईरान पे उन्होंने जरूर बात की होगी। वो उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इतने नहीं है कि वो लेके सारी जिंदगी बैठे रहे। ठीक है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का यूएई और बाकी कंट्रीज उनका हल भी निकाल रहे हैं, लेकिन चीजों तीनों में साल साल लगेगा ऑल्टरनेट रूट्स के लिए। तो इसलिए ये बातें सामने नहीं आई, लेकिन ये बातें कन्वे की गई हैं। ईरान को भी कन्वे किया कि ईरान स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को अकेला नहीं खोलना चाहता। ईरान कहता है कि अमेरिका सैंक्शंस उठाए, अमेरिका ये करे, तमाम थिएटर्स में जंग बंद करे, तो मैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलूंगा। चीन ने ईरान का साथ दिया, ट्रंप परेशान हो गए। नहीं, पर आप देखें ना, चीन की प्रायोरिटी है ताइवान, रूस की प्रायोरिटी है यूक्रेन। बेचारा ईरान ते लावारस यतीम है, कोई उदली गल करने को तैयार ही नहीं।
उसकी ईरान की पेरिफेरल मदद रूस और चीन ने की है, और ईरान के लिए बाकी सबसे ज्यादा बात करने वाला मुल्क पाकिस्तान। तो फिर ये भाग भाग के बीजिंग और मॉस्को जाते हैं, इनको नहीं पता वहां से कुछ नहीं मिलना है ईरानियों को? जी, वो मेरा ख्याल है उनकी उनका वो अब उनकी प्रिडिक्ट उनकी जो असम्पशंस हैं वो चेंज होंगी। उनको भी पता चलेगा कि ये पाकिस्तान ही है जो अमेरिका के साथ बात कर रहा है, लेकिन उनको ये लगा कि हमारा अमेरिका पे कोई रोब नहीं है और सैंक्शंस नहीं उठ रही। ये बुला के यहाँ बीच में पाकिस्तान बैठे, और एक पीस, एक अनईजी पीस, एक इम्परफेक्ट पीस इस्लामाबाद से निकलना चाहिए। वरना जिनीवा जाना है, जिनीवा चले जाएं, बेवकूफी होगी। लेकिन एक दूसरे के सामने बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, ये पीस नहीं हो सकता। ये चीन के थ्रू, रूस के थ्रू, बाकियों के थ्रू। मेरा ख्याल है चीन ने ये कहा होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं होंगे ईरान के ऊपर, ये उन्होंने इंटरनली बता दिया होगा, बातें की होंगी। अ, ये ईरान के मुतालिक दौरा नहीं था, ईरान इसके ऊपर हैंग कर रहा था हम्म। एज अ प्रेशर। लेकिन ये दौरा बेसिकली चीन और अमेरिका के दरमियान एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप लाने के लिए था दुनिया में। डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जहां डिफरेंसेस ना हो वहां बातचीत हो जाए। डिफरेंसेस को पॉज कर दो। तो ईरान के ऊपर बात हुई है, लेकिन ईरान के ऊपर सख्ती से उसको एक ताइवान जितना बड़ा इशू चीन ने नहीं बनाया। ताइवान उनके लिए सेंट्रल है, दूसरा उनके लिए पेरिफेरल है सही, इंपॉर्टेंट है लेकिन पेरिफेरल है। लेकिन अब सऊदी अरब ने एक इंटरेस्टिंग मूव खेल लिया, उसने कहा है कि ईरान के साथ मैं नॉन एग्रेशन पैक्ट करना चाहता हूँ। देखें, अगर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक नॉन एग्रेशन पैक्ट हो जाता है, जिसमें सऊदी अरब ये कहता है कि सऊदी अरब की स्पेस ईरान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, जमीन नहीं इस्तेमाल होगी, और ईरान कहता है हम सऊदी अरब पर हमला नहीं करेंगे, तो ये तो एक डिफरेंट बात है कि सऊदी अरब और ईरान आपस में नॉन एग्रेशन पैक्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान अगर नॉन अग्रेशन पैक्ट कर रहे हैं, तो जो इंसान उन दोनों का हाथ मिलवा रहा है वो तो आपका मुल्क ही है ना। इन पर आपको लगता है ये हो जाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों हम्म। नहीं। मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया ने अपनी जिंदगी की वाइडेस्ट फॉरेन पॉलिसी आज तक अडॉप्ट की है, नहीं, ये जो अक्लमंदी वाली। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान नॉन अग्रेशन पैक्ट नई बमबारी से पहले होगा या नई बमबारी के बाद होगा? पहले हो जाना चाहिए, फौरन हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है रागची साहब को कर लेना चाहिए। नहीं, पर वो करना तो पाकिस्तानी इनकलाब ने है ना जी। उसको भी करना चाहिए। उनका तो एक अलग मौकफ होता है ना, आपको पता है, हर मौके पे। नहीं सर, मौकफ मेरा ख्याल है सारे बातचीत कर लेते हैं, इतने डिफरेंसेस नहीं है। मुल्क को वैसे पासदारान इनकलाब ही रन कर रहे हैं, वी नो अच्छा, दैट ऑलरेडी। आ- एक और बात है, जो मैं अब्बास इराकची साहब की इंडिया में गुफ्तगू सुनी, जिस तरह वो हम्म। प्रो इंडिया बातचीत कर रहे थे कि इंडिया और ईरान के बड़े तल्लुकात हैं, देखो उनका शिप उन्होंने अमेरिकियों से डबो दिया, उनके से जाके वो इसराइल के साथ खड़े हो गए, साथ जाके आप जंग में वो यूएई और इसराइल के साथ खड़े हैं, और ईरान इंडिया की तारीफें करता थक नहीं रहा, हम खून दे जा रहे हैं उनके लिए, हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, हम पर शक है और इंडिया से मोहब्बत है। मुझे भी नहीं समझ आई ईरान की, अल्लाह की कसम। नहीं, उन्होंने लेकिन पाकिस्तान की सालसी की तो बात की है ना, पाकिस्तान के उन्होंने कहा साथ इंडिया में। मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, अभी नाकाम नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कोई ऐसी प्रो पाकिस्तान बात नहीं की कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। पाकिस्तान जितनी इंडिया को दोस्ती डिक्लेयर की है उतनी नहीं, इंडिया पाकिस्तान के के। में चूंकि होस्ट कर रहा था, इंडिया के साथ वो ताल्लुकात बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहते। हम्म। लेकिन इंडिया को भी उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के की डायरेक्शन ठीक करने का कहा है। इनडायरेक्टली उनकी कई बातों में यह है कि इंडिया को साथ देना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड का और साउथ का साथ देना चाहिए। नहीं, जिस दिन देखे ना जी, जिस दिन ब्रिक्स का वो हो रहा था इजलास, मोदी ब्रिक्स छोड़ के यूएई स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट करने यूएई के साथ चला गया। तो ये तो ईरान को सोचना चाहिए ना। मैं तो यही मोदी कह रहा तो हूँ था नहीं, उनके उनका उनका फॉरेन मिनिस्टर लेवल की थी ना, तो मोदी हाँ। साहब चले गए। हाँ, लेकिन मोदी इतना साहब कैसे? के बारे में और इंडिया के बारे में तो अब ईरान को क्लियर हो जाना चाहिए। दे शुड बी सो क्लियर अबाउट इट। पर उनकी गुफ्तगू से तो नहीं लगता, वो तो मोहब्बत ही छलक रही है उनकी वो इंडिया मेरा से। ख्याल है चूंकि वो उस जगह थे इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आई थिंक ईरान रियलाइजेस नाउ। अच्छा, ये यूएई और इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट वही है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का है?
नहीं, ये जो ये स्ट्रक्चर है अभी, यानी कि ये पैक्ट साइन नहीं हुआ, ये उसकी तरफ काम करेंगे, कुछ साल लगेंगे। इंटेंशन है अभी तक। नहीं, ये वही नहीं है जैसे पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, सऊदी अरब पर नहीं सर, हमला नहीं नहीं पाकिस्तान, नहीं नहीं। इंडिया, वो यूएई पर तो वो हमला, तो एग्री यूएई पर हमला, इंडिया पर हमला, इंडिया पर हमला, यूएई पर हमला नहीं है। नहीं नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल डिफेंस पैक्ट है, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन हमारे लिए जरूर ये एक डिस्टर्बिंग बात है, क्योंकि हम, मेरा ख्याल है, जो मुझे स्टांस लग रही है कि हम अपने लोगों की भी बात नहीं कर रहे जो यूएई में मुश्किलात का शिकार हैं। मैंने तो आपके प्रोग्राम में हमेशा कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को यूएई जाना चाहिए, उनकी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ उनको रिजॉल्व करना चाहिए। ले वो हमसे हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते, जाएं कैसे, बुलाएंगे तो जाएंगे ना नहीं यार। नहीं, चले क्या जाएंगे अगर जाके हम बाहर बैठ जाएंगे, अब भाईजान एमबीजेड मिल लो मिल लो, ऐसे थोड़ी होता है, अपॉइंटमेंट तय होगी तो मिलेगा ना। तो अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश अल्लाह करे कर रहे हो। मुझे तो नहीं लगता। पाकिस्तान सर एक बहुत सब्सटैंशियल मुल्क है, यूएई के साथ जो भी हो, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को गिव अप उन्होंने नहीं किया, वो एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब हमें बात करनी चाहिए, इट्स अ डिफिकल्ट वन। देखिए डिप्लोमेसी यही है। हमने तो GF-17 का एक स्क्वाड्रन सऊदी अरब में प्लेस किया है, को 15,000 फौजी सऊदी अरब में प्लेस किए हैं। क्या इंडिया भी अपना कोई एक स्क्वाड्रन यूएई में प्लेस करेगा, अपने कोई फौजी वहां प्लेस करेगा, क्या होगा यूएई में? कोई इंडियन सोल्जर यूएई नहीं जाएगा। फिर क्या डिफेंस पैक्ट है? एग्रीमेंट अबाउट आर्म्स, हेल्प, इस किस्म की चीजें हैं। तो वो इंडिया कभी आप देख लीजिएगा, मार्क माय वर्ड्स, कोई इंडियन सोल्जर यूएई नहीं जाएगा। पर इंडिया ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ द आर्ट असला बना रहा है जो यूएई को जरूरत है? उसे तो दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट असला अवेलेबल है पूरी दुनिया से, जिससे वो लेना चाहे उसको सब देने के लिए तैयार है। इंडिया ऐसी कौन सी चीज बना रहा है जो, वो मेरा मतलब है, उनके वो तो तेजाज भी नहीं बना सका। चलो जी, हमारी JF-17 सस्ता जहाज है, गरीब मुल्क खरीद लेते हैं। यूएई इंडिया से क्या असला खरीद सकता है? उसको तो अमेरिकन असला स्टेट ऑफ द आर्ट असला जो, और सिर्फ नहीं है सर, दोनों की कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन है, डिफेंस की कोऑपरेशन है, उनकी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है डिफेंस की क्या कॉपरेशन अगेंस्ट। है? इंडिया ਦੇ ਕਿਹੜੇ सैटेलाइट ने जो सैटेलाइट होती एक्सेस हो दे देगा, क्या डिफेंस कॉपरेशन है, समझाए ना। बस यही है, जो आप देख लें उसकी लिमिट्स हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, फिर एमबीजेड को क्या चाहिए इंडिया से? व्हाट इज ही गेटिंग? एमबीजेड को इंडिया और इसराइल चाहिए, अलायंस चाहिए उनके साथ। अच्छा, तो वो नहीं पर अकेला फील कर रहा है ना, एक मुल्क अकेला फील कर रहा हो। एक हम्म, तरफ एक तरफ पाकिस्तान हो, एक तरफ सऊदी अरेबिया हो, एक तरफ टर्की हो, एक तरफ इजिप्ट हो, एक तरफ ईरान हो, वो सब इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हो। तो जो दूसरा सेट है वो तो इसराइल और इंडिया है ना, तो वो अपना ट्रायड उनके साथ बना रहा है, और ये भी सोचता होगा कि अमेरिका को भी खुश रखूंगा। नहीं तो फिर अगर फिर ये जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि हमने यूएई का विजिट किया है, मोसाद चीफ हमारे साथ था, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का चीफ हमारे साथ था, तो फिर यूएई उससे इनकार क्यों कर रहा है? जब वो उनके साथ जाना चाहता है, वो कहे हाँ आए थे, स्टेट विजिट हुआ था, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? यूएई फंसा हुआ है, ये उन्होंने यूएई को एम्बेरस करने की कोशिश की है कि यूएई बताए बोले। लेकिन हम्म। यूएई अभी अपना तमाम तमाम अपनी जो तरकश में तीर है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो अभी भी सोच रहा है कि उसने किस तरफ जाना है। अभी भी सोच रहा है? हाँ जी। अदरवाइज वो कहते हैं हाँ, इसराइल का ट्रिप हुआ है और करते हैं, उनको अपने अवाम से डर लगता है। वहां भी लोग हैं, सारे वहाँ इंडियंस पाकिस्तानी नहीं है, उनके अपने यूथ हैं, अपने हम्म। बच्चे पढ़ के बाहर से आए हैं। जब वो देखेंगे कि जंग के दौरान ये तो हमारा मुल्क पूरा ही इसराइल की तरफ और फलस्तीनियों का खून कर रहा है इस वक्त, वो भी सोचेंगे। लेबनान और इसराइल के दरमियान सीज फायर हो गया है, ये एक बात हुई है। पता नहीं अभी जो एरियाज हैं, जो डिमार्केशन है, जब पता चले कि क्या इसराइल लेबनान का एरिया हम्म। छोड़ेगा जो कैप्चर किया हुआ है, हम्म। कब्जा करने के बाद तो सीज फायर करना कोई बात नहीं है ना, या तो वापस जाएं इस हम्म। हॉस्टिलिटी से पहले, स्टेटस को एंटो पे एंटी पे जाएं। वो नहीं जाएंगे, कब्जा हो गया। अगर अब अमेरिका बमबारी करता है ईरान पर,
तो कितने दिन की बमबारी करेगा? मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका अभी भी होश ले लेके नाखुन लेगा और बमबारी नहीं करेगा। लेकिन अगर करेगा तो प्रोबेबली 1 वीक से 10 डेज की होगी। 7 दिन से 10 दिन की बमबारी वो जी। करेगा। और उसके बाद एक ऐलान होगा अमेरिका से कि हमने रह सह चीजें तबाह कर दी, हमारे जंग के तमाम अहदाफ पूरे हो गए एक विक्ट्री के लिए। लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान जब रिस्पॉन्ड करेगा जंग लंबी हो जाएगी। नहीं, जब अमेरिका विक्ट्री स्पीच कर देगा तो उसके जवाब में ईरान सीज फायर नहीं करेगा, फिर ईरान लड़ता रहेगा। नहीं, फिर जंग करने के बाद फिर आना इनको सीज फायर पे पड़ेगा, पक्की पे। इसलिए नहीं, जंग से पहले ही आ जाए तो बेहतर है। नहीं तो ना भी करें सीज फायर, कभी दिल चाह महीने 2 महीने बाद 2 4 जहाज भेज के बमबारी कर दी, फिर ना की, फिर कर दी, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो ईरान के लिए अनएक्सेप्टेबल है ना सर। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स जिसमें ईरान पे हर वक्त हमले होते रहे। ईरान का सबसे पहला डिमांड ही ये है कि नॉन अग्रेशन का की गारंटीज दें अगर पीस अकॉर्ड होता है। अगर नहीं होता और यही चलता रहता है तो आप सोचिए मिडिल ईस्ट का क्या हाल होगा। आप सोचिए दुनिया का क्या हाल होगा। अब सोचिए ऑयल प्राइसेस कहाँ जाएंगे। आप सोचिए दुनिया के वर्ल्ड स्टॉक्स कहाँ जाएंगे। अब सोचिए फर्टिलाइजर्स कहाँ जाएंगे। ऑल्टरनेट रूट्स एक साल में आ जाएंगे, लेकिन कीमतें देखिए कहाँ पहुंच जाएंगी। अच्छा। एक तमाम दुनिया के इंटरेस्ट में है कि ईरान को समझाए और अमेरिका को समझाए और उन दोनों का रुख इधर करे जहां मैं और आप बैठे हुए हैं, और यहाँ पीस की बात करे। ये चीजें सेटल भी हो रही होंगी पीछे। ये चीजें हमारा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस कोऑर्डिनेट भी कर रहा होगा। बट जरूर कोई मुश्किल होगी मैंने जिसकी। ट्रम्प के स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि ईरानी प्रपोजल्स की पहली लाइन ही मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो बाकी पहले थी। वो पहला, अब जो उसके बाद जहाज। अब तो उसके बाद बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सीज फायर मैंने पाकिस्तान को फेवर करने के लिए की वो थी, कहते हैं ये भी पाकिस्तान पर जहाज पे दिया। नवाजिश की है, हाँ जी पाकिस्तान वो। पर एहसान किया है। एहसान ऐसे किस तरह लावांगे, वो गरीब मुल्क का, छोटे, मेरा मतलब है साइड, इतना बड़ा एहसान हमने क्यों ले लिया अमेरिका का? हम तो दुनिया में पीस चाहते हैं सर, नहीं तो मेरे इसलिए ले लिया। हम ईरान की बका चाहते हैं, नहीं, पर इसलिए ले लिया। ईरान ने तो उसका कोई मूल्य नहीं डाला हमारे। नहीं डाल लेंगे। ईरान ने एक स्टांस लिया है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है सर। अच्छा चलें, टॉपिक चेंज करते हैं। ये बताएं, इंडिया से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, वो कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। वो तो क्रिकेट मैच खेलने को तैयार नहीं थे, अब आईपीएल के फाइनल का दावतनामा भिजवा दिया है मोहसिन नकवी को। इंडिया में क्या चेंज नजर आ रहा है आपको? इंडिया में ये चेंज नजर आ रहा है कि इंडिया ने एकदम उनकी रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता ये हो रही है कि हम कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। अगर हम हम्म। कन्वेंशन, और हमने पाकिस्तान में टेररिज्म की मतलब तमाम लिमिट्स क्रॉस कर लिए हैं पैसे दे के। हम्म। तो इससे ना हमारा फायदा हो रहा है ना पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। तो उनके एक्सट्रीमिस्ट, पीस हमेशा एक्सट्रीमिस्ट करता है, तो उनके एक्सट्रीमिस्ट का भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान के चैप्टर को डिफरेंट तरीके से डील किया जाए। हम्म। और दुनिया को भी हम ये बताएं कि हम पाकिस्तान से पीस करना चाहते हैं। बैक चैनल पे इनकी कतर में या ओमान में जरूर मीटिंग्स हुई होंगी जो अमेरिका हम्म। करवाता है, जिसमें ये चीजें डिसाइड हुई होंगी कि अब हम्म। हम बातचीत करें। पाकिस्तान की तरफ से भी स्टांस आया होगा, तो ये उसके नतीजे में बात हो रही है। देखना यह है कि आईपीएल में मोहसिन नकवी नहीं जा सकते, क्योंकि वो ये कहेंगे जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं है तो हम नहीं जा सकते। हम्म। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं की। पाकिस्तान कैसे बात कर ले जब आपने ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी का थ्रेट रखा हुआ है। हम्म। चिनाब रिवर की ड्राई होने की बातें हो रही हैं, तो फिर आप कैसे कर। तो इसलिए पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए जब उनकी गवर्नमेंट से कोई चीज आए। तो हम्म। पाकिस्तान को बेयर मिनिमम चीजें रखनी चाहिए और फिर टॉक्स में जाना चाहिए। तो फिर तो लगता है कि कोई अभी जल्दी ब्रेक थ्रू इंडिया के साथ नहीं होगा। नहीं, कोई जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं होगा। ऐसे, क्योंकि इतना डिस्टेंस, इतनी खलीज बढ़ गई है कि अभी उस खलीज को कम करने में बहुत वक्त जी, लगेगा। नरेपोमा राव साहिबा ने और शशि थरूर साहब ने, मैं कंट्रोवर्शियल बात शशि थरूर साहब के बारे में इस वक्त नहीं करना चाहता।
और उसके बाद आरएसएस ने एक एक ओपिनियन उठ रही है इंडिया में कि हम्म। पाकिस्तान जो है उसके साथ पीस की बात करो। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की आरएसएस के चीफ ने, हम्म। जिसको उन्होंने आसमान बनाया हुआ था, झूठा आसमान। पहलगाम और पुलवामा की बात कर लेते हैं। ना पहलगाम पाकिस्तान ने किया, ना पुलवामा पाकिस्तान ने किया। हम्म। तो वो कहते हैं ये पिन प्रिक्स थे, तो इनसे हम डील कर लेंगे, लेकिन वैसे पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हम्म। तो पिन प्रिक्स वाली बात ठीक की है उन्होंने। और हम्म। ये जो हुए हैं वाकयात, ये पाकिस्तान ने नहीं किए, ये दरमियान में से किसी ने किए हैं, कोई और इनकी इटियोलॉजी है। तो इसलिए इसलिए ये उनकी स्टेटमेंट्स में कुछ अक्लमंदाना बातें भी हैं, कुछ अभी भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है सब में। जब वो हम्म। बात भी करते हैं तो पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी का प्रमोटर मानते हैं। इस वक्त इंडिया दहशतगर्दी का प्रमोटर। हम्म। तमाम दहशतगर्दी इंडिया की तरफ से हो रही है पाकिस्तान। हम्म। तो आवाजें हैं, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आवाजें हैं अभी। अभी हाँ। ये फाइनल, अभी अभी खलीज बहुत बड़ी है, उस खलीज को पाटना होगा। और कुछ लोग कुछ कह रहे हैं बांग्लादेश में कुछ हमारे डिफेंस पैक्ट्स होने जा रहे हैं, और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहे हैं जहाँ बहुत बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं। आई होप सो, क्योंकि हम्म। जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनके आने के बाद जो गर्मजोशी थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हम्म। उसमें थोड़ा सा बैलेंस आया था। आई होप कि ये सब चीजें हों और बांग्लादेश के साथ हमारे एटर्नल टाइज हों। एग्रीमेंट्स बहुत अच्छी चीज होती है, अगर एग्रीमेंट्स पे अमल होना हो, अमल होने वाली एग्रीमेंट्स होनी चाहिए। और हम्म। अगर डिफेंस की कोई एग्रीमेंट होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे बांग्लादेश और हमारे ताल्लुकात तातुल का शिकार होकर नोज डाइव नहीं करेंगे आगे जाके, अगर एग्रीमेंट्स में तो। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।